हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ एंड मोशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 498A क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव। इसको लेके काफ़ी सारे मिथ भी है कि ऐसा नहीं इस समय हम नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, बट स्टार्ट हम करते हैं इसका बेसिक जो प्रोविजंस है 498 का, वहाँ से कि 498A कहता क्या है। तो 498A आप लोगों के लिए मैं एक बार पहले बेयर रीड कर देता हूं, जो कि बहुत ही क्लियर है। आगे उसके बाद क्लैरिफिकेशन के लिए हम देखेंगे। तो 498A कहता क्या है, उसका हम सबसे पहले टाइटल पढ़ते हैं। ऑफ क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। इसके अंदर में जब आप जाएंगे 498A, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर क्रुएलिटी, whoever being the husband or relative of a husband of a woman subject such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years। यानी कि बहुत सिंपल सा चीज़ कहता है कि कोई भी अगर क्रुएल्टी करता है, कौन, कोई भी में हस्बैंड या उनका कोई भी रिलेटिव अगेंस्ट वुमेन जो उनकी वाइफ है, तो ये क्या होता है, इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये आपका बेयर प्रोविजन कहता है, जो एक सेक्शन है। सेक्शन जब पढ़ेंगे तो नॉर्मल सेक्शन पढ़ने के बाद ये कहता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पहले एफआईआर हुआ और एफआईआर होते ही आपका कन्विक्शन, आप जेल के अंदर, क्या ऐसा है, या आप बेल लेंगे, क्या इसका प्रोसेस है। तो इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे डराया जाता है लोगों को कि अरे दहेज का केस कर देंगे, एंड दहेज का केस कर देंगे एंड दे रजिस्टर्ड एफआईआर अंडर 498A। अब दोनों का क्या रिलेशन है, दहेज का कोई कनेक्शन ही नहीं एक्चुअली 498A से, कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो 498 का ए का इंग्रेडिएंट पहले हम जानते हैं कि 498A कैसे अट्रैक्ट होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 498A अब डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट एफआईआर नहीं होता है। आप अगर जाते हैं पुलिस स्टेशन और कंप्लेन दे करके बोलते हैं एफआईआर कर दीजिए, तो कभी नहीं करेंगे। ये जाएगा वुमेन सेल में। वुमेन सेल में जाने, CAW सेल बोलते हैं इसको, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो वुमेन सेल में जा करके एक आप कंप्लेन रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद क्या होता है कि दोनों पार्टीज को, अगर किसी एक पार्टी ने, जिसने भी, अगर मान लो लड़की ने कंप्लेन डाला, तो लड़के को बुलाया जाएगा, लड़की को भी बुलाया जाएगा, एंड वो दोनों ट्राई करेंगे कि इसको मीडिएट कर दिया जाए। इस दोनों के बीच में समझौता करा दिया जाए मध्यस्थता के थ्रू, और समझौता करा के या तो इन दोनों को अपने साथ मैट्रिमोनियल होम भेज दिया जाए, दोनों खुशी खुशी दोबारा एक साथ रहें। या नहीं, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं बनता है तो दूसरा पॉसिबिलिटी होता है कि इन दोनों को अलग होना चाहते हैं अगर, तो अलग होने के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, ये एक मीडिएशन सेल के थ्रू करवा दिया जाता है, जो वहाँ पे होता है। इसके बाद क्या होगा, अगर नहीं होता है सॉल्यूशन, मान लीजिए 1 डेट लग गए, 2 डेट लग गया, मध्यस्थता फेल हो गया, मीडिएशन हुआ ही नहीं इन दोनों के बीच में, कोई टर्म्स एंड कंडीशन अग्री नहीं हुआ, देन ये क्या करते हैं, वापस भेज देंगे जो इसका कंसर्न आईओ होगा उसके पास। वो फिर क्या करेगा, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ CAW सेल एफआईआर लॉज करेगी। और ये एफआईआर लॉज होगा 498A तो होगा ही होगा, साथ में क्या क्या हो सकते हैं वो डिपेंड करता है। 406 बहुत कॉमन है 498 के साथ, क्योंकि वो होता है कि कोई भी, जैसे ज्वेलरी, नॉर्मली जो एलिगेशंस होते हैं उसमें कि ज्वेलरी मेरे इन लॉज ने छीन लिया, अपने पास रख लिया, अपने पोजीशन में रख लिया, और उन्होंने मुझे वापस ही नहीं करे कभी, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लगा जाता है। तो ये सारी चीजें उसमें बहुत सारे कुछ होते हैं जो सेक्शन ऐड करते हैं। अभी हम स्पेसिफिक 498 कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 498 अब क्या है कि आपका सपोज एफआईआर हो गया, अब क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट हो गया। अगर आप लड़की के साइड से है तो बहुत अच्छी बात है, एफआईआर रजिस्टर हो गया। लेकिन आप लड़के के साइड से हैं तो क्या करना चाहिए एफआईआर रजिस्टर होने के बाद। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल बताऊंगा, इसके लिए बुक क्या कहता है, इसके लिए जजमेंट्स क्या कहते हैं, और प्रैक्टिकली डिफरेंट स्टेट्स में क्या हो रहा है, कुछ स्टेट्स के बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो थियोरेटिकली ये है कि अगर एफआईआर रजिस्टर हो गया तो देयर इज अ जजमेंट। अर्नेस्ट कुमार का एक जजमेंट है, जो लैंडमार्क जजमेंट है। अर्नेस्ट कुमार वाज द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि ये कहती है इस जजमेंट के हिसाब से कि 41A का नोटिस कंप्लायंस होना चाहिए। 41A का नोटिस कंप्लायंस का मतलब कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि
7 साल या उससे कम का है, तो उस केस में क्या होगा कि आईओ जो है अक्यूज्ड को नोटिस भेज के बुलाएगी और उनसे उनके रीजंस के बारे में पूछा जाएगा, हाँ जी क्या हुआ नहीं हुआ, जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा। और अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है, प्रॉपर कोऑपरेट करता है, तो उन्हें फिर से छोड़ दिया जाएगा। ये प्रोसेस कहता है। और उसके बाद क्या होगा, जब चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस ऑफिसर्स, तो आपको कोर्ट से समन आएगा, देन जाकर के आप वहाँ पे कोर्ट से कोर्ट बेल ले लेते हैं डायरेक्ट। मजिस्ट्रेट जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है वहाँ पे जाएगा, ये मजिस्ट्रेट आपको बेल ग्रांट कर देगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट बेल का क्या प्रोविजंस है। तो अब जैसे अगर ये जजमेंट है, मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन रेज होता है कि क्या 498 में पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है। तो ये एज सच किसी भी जजमेंट में, किसी भी सेक्शन में कहीं ये नहीं है कि वो बार्ड है कि आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। 41A का कंप्लायंस नोटिस ऑल्दो मैंडेटरी है, लेकिन आपको 41A का कंप्लायंस नोटिस देगा, और जब आप वहाँ जाएंगे तब जाने के बाद में आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, और आपको लगता है कि सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे रहे, तो रीज़न राइटिंग में लिख के, और आपको चाहे तो अरेस्ट कर सकता है ऑफिसर्स। ये राइट है पुलिस ऑफिसर्स के पास, अगर कोई जस्टिफिएबल रीज़न है तो। दूसरी बात कि आपका 498 हो गया तो क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। क्या पुलिस के पास है, अरेस्ट कर लिया, अगर आपको अप्रीहेंशन है नहीं, हम वहाँ जाएंगे और अरेस्ट कर लिया, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, अप्रीहेंशन टू अरेस्ट 438 CRPC बहुत क्लियरली कहती है ये कि जहाँ पे आपको किसी भी कॉग्निजेबल केस में वेयर यू आर हैविंग द अप्रीहेंशन टू गेट अरेस्टेड, तो उस केस में आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। और ये आपका हो सकता है क्योंकि आज के डेट में 498 जनरली अकेले नहीं लगता है, 498 रहता है, 377 होता है, या फिर ग्रीवियस इंजरी मारपीट के होते हैं, 307 होते हैं कई बार, तो डिपेंड करता है कि कंसर्न साथ में कौन से सेक्शंस लगे, वो भी आपका डिसाइड करेगा कि आपका इंटेंसिटी क्या है जो आपका क्राइम का, और उस हिसाब से बेल डिसाइड होता है। तो बेल जनरली अगर 498 केस है सिर्फ आपका, तो जनरली बेल ग्रांट हो जाता है। अगर इन केस अगर सेशन नहीं भी करता है, कुछ स्टेट जैसे बिहार में जनरली सेशन 498A केस में रिलेटिव को तो वो ग्रांट कर देती है बेल, लेकिन जो मेन अक्यूज्ड है, जो उनका हस्बैंड है, हस्बैंड को जनरली बेल ग्रांट नहीं किया जाता है। तो वैसे केस में हाई कोर्ट आप जाएंगे, हाई कोर्ट बहुत इजीली बेल ग्रांट कर देती है ये। लेकिन अगर एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ है, आपके अगेंस्ट हिंसा हुआ है, आप अगर लेडी है, आप अगर चाहते हैं आप जाकर अपोज कीजिए, आपके पास पूरा राइट है कि आप अपोज कीजिए उसको। आपके अगेंस्ट अगर सपोज कोई है जो क्रुएल्टी हुआ है, फिजिकल क्रुएल्टी है, मारपीट हुआ है, आप बाकायदा मेडिकल करवाएं, सारी चीज़ें हैं जो आप मेडिकल वगैरह लेके जहाँ पे आप बेल के अपोज कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि विमेन से लोग कहते हैं विमेन सेंट्रिक लॉज है, ऐसा भी नहीं है। ये हुआ करता था एक समय तक, आज सिर्फ विमेन सेंट्रिक लॉ बन के नहीं है, लड़के का भी अगर है तो वो अपना डिफेंस लेकर के बहुत इजीली बेल मिल सकता है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को, ऐसा नहीं है कि हो गया तो हो गया। अब हम क्वेश्चन में आते हैं कि क्या 498A कब तक कर सकते हैं, 498A का FIR हम कब तक कर सकते हैं, लिमिटेशन पीरियड इसका क्या है। तो इसका लिमिटेशन जानने के लिए 468 क्लॉज 2 क्लॉज C जब आप अगर देखेंगे CRPC का, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत क्लियरली दिया गया है, सिर्फ इसी नहीं, कोई भी ऑफेंस जहां पे 1 साल से लेके 3 साल तक का अगर पनिशमेंट हो, तो उस केस में क्या होगा लिमिटेशन पीरियड। तो लिमिटेशन पीरियड मैक्सिमम 3 years फ्रॉम द इंसिडेंट लास्ट अकर्ड। जब आपका ये हुआ है कि लास्टली आपको आपके साथ क्रुएल्टी हुआ है, फिजिकल मेंटल किसी भी तरीके का आपको हस्बैंड ने अगर किया है या उनके रिलेटिव ने किया है, तो आप कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में FIR करवा सकते हैं आप विमेन लॉ उसमें FIR CWSL में डाल के। किसी की स्टेट में डायरेक्ट आप पुलिस स्टेशन से भी करवा ले लेते हैं, बट द लॉ सेज कि आपको विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है CWSL वहाँ से जाकर के आपका, इसका रीज़न है, ऐसा नहीं है कि CWSL पैसे ही बना दिया, इसका रीज़न है कि क्योंकि इसको मैट्रिमोनियल डिवोर्स मैट्रिमोनियल सूट की तरह केस की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये जो क्रिमिनल केस भी है ये एमिनेट होता है
मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कारण। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा उस तरह से देखा जाता है और चांसेस होता है कि लोग कई बार सेटल कर लेते हैं। कई बार मैटर डिस्प्यूट जो होता है एक बहुत माइनर सा होता है, ईगो क्लैश होता है, जो कि कोर्ट वहाँ पे जा कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, CAW सेल में सेटल हो जाता है। तो ये इसके पीछे का पर्पस और मोटिव है। तो क्वेश्चन अब ये है, क्या 7 साल बाद नहीं होगा FIR? आप बहुत जगह सुनते होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी है इसके ऊपर कि 7 साल बीत गया, कोई दहेज का केस नहीं होगा, कोई क्रुएल्टी हस्बैंड का केस नहीं होगा। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अगेंस्ट अगर आपने कुछ क्राइम किया है तो कभी भी होगा। कंटिन्यूएशन जो होना चाहिए, कंटिन्यूएशन नेसेसरी है। और जैसा मैंने आपको बताया 3 साल फ्रॉम लास्ट इंसिडेंट अकर्ड, उस ये जरूरी है। ये नहीं है कि 7 years ऑफ मैरिज, वो नहीं है। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, कहीं भी एक्ट में जजमेंट में ये चीज़ नहीं मेंशन किया गया। ऑल्दो जजमेंट है 7 years ऑफ मैरिज कि नॉर्मली प्रिज्यूम करते हैं कि 7 years के बाद जो है दोनों का रिलेशन ये दहेज वहेज का नहीं होगा, लेकिन ये नहीं है कि कर ही नहीं सकते, ऐसा कहीं नहीं है। अगर ऐसा आपने किसी जजमेंट में किसी वीडियोज में देखा तो बिल्कुल गलत है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसके लिए शादी करना जरूरी है, क्रुएल्टी ऑफ हस्बैंड एंड रिलेटिव? तो बिल्कुल जरूरी है। बिना शादी के हस्बैंड नहीं होता। आप लिव इन में रह रही हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं आप थ्रू आउट लाइफ, और उस समय आपके जो पार्टनर है, जो आपके स्पॉस है, जो आपके हस्बैंड है, उनके रिलेटिव ने और उन्होंने आपके साथ क्रुएल्टी किया अगर, तो आप क्या करेंगे? तो वो डिफरेंट कंसर्न है। तो आप क्या करेंगे वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में या अगले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये होगा या नहीं। तो इसमें 498A नहीं होगा, क्योंकि इसका पहला लाइन ही है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव। सेकंड क्वेश्चन होता है, क्या मैरिज हुआ लेकिन सच मैरिज वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, तो क्या उस केस में होगा? उस केस में भी नहीं होगा। उसके ऊपर एक जजमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली अभी ये काफी पुरानी जजमेंट है ऑल्दो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ये जजमेंट था P. शिव कुमार एंड अदर्स। ये P. शिव कुमार एक जजमेंट है, इनका आप सर्च करेंगे, इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है वेयर द मैरिज इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड सिंस इट्स इंसेप्शन, मतलब अगर बाइगेमी ग्राउंड है या कुछ उस तरह का, सिंस इट्स इंसेप्शन, तो 498A जो है सस्टेनेबल नहीं होगा। तो ये भी क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कि क्या है कि किस चीज के लिए 498 और दहेज का जो आपने बताया, लोग बोलते थे दहेज का केस करना, चलो डाल दो 498। वकील भी बोलते हैं, हाथ के क्लाइंट बोलता है कि 498 केस डालना है, हाँ जी डालो, डाल देते हैं हम दहेज का केस, और डालते हैं क्या 498 का। तो ऐसा नहीं होता है। 498 में कहीं भी दहेज नहीं है। ये 498 के साथ जरूर जाता है, लेकिन उसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस हैं, 2, 3, 4, 5, वो डिफरेंट सेक्शंस लगते हैं। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है फॉर डाउरी, ये नहीं क्रुएल्टी ऑफ हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव नहीं होता है। ये सिर्फ क्रुएलिटी के लिए है कि किसी भी तरीके का फिजिकल क्रुएलिटी या मेंटल क्रुएलिटी आप पे हुआ हो इन कनेक्शन विद सच, तो आप ये डालते हैं। तो ये 498 का ये सारे डिटेल्स हैं बेसिकली, ये सब आपका। और 498 एप्लीकेबल होने के लिए क्या नेसेसरी है? तो 498 एप्लीकेबल, अब देखिए बहुत सिंपल है। जब आप कंप्लेंट ड्राफ्ट करें तो आपका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस है जनरल जो मेरे एडवोकेट्स भी देखते हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट सारे वो भी देखते हैं। तो मैं आपको इसलिए ये भी डिस्कस बता देता हूँ कि जो एलिगेशंस होता है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, डेट स्पेसिफिक होना चाहिए, इंसिडेंट स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस दिन क्या हुआ था, किसने। अगर अब हम लिख देते हैं कि हमारा हस्बैंड अपने परिवार के साथ मिल करके हमें मारा पीटा और घर से निकाल दिया, कभी नहीं ऐसे में रजिस्टर होगा FIR स्पेसिफिक। अगर हो भी गया FIR, आपने कैसे भी कर लिया बाय वन वे और अनदर, आपने FIR रजिस्टर भी करवा लिया, चार्ज पे जब आर्ग्यूमेंट होगा हट जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। क्रिमिनल लॉ बहुत क्लियर है इसके बारे में कि आपका एलिगेशन स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या क्राइम हुआ है, क्या चार्जेस आप उसमें लेवी कर रहे हैं और उस चार्जेस के अगेंस्ट क्या है। तो यानी स्पेसिफिक डेट होना चाहिए, स्पेसिफिक इवेंट होना चाहिए, और उस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई कंप्लेंट आपने प्रीवियसली 100 नंबर पे कॉल वगैरह किया है वो हो तो और अच्छी बात है। तो ये तरीका है। और बचने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका, लड़के अगर हैं आप, तो आपने अगर वैसा कुछ नहीं किया है और आपको अगर फॉल्स केस में फंसाया जा रहा है, तो बिल्कुल उसके लिए भी यही तरीके हैं। बहुत सारे डिफेंस है, आपको
कोर्ट में जाकर के यही चीज़ कहना है कि जी आपका ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रॉस स्टेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लड़कों के लिए एक्चुअली चार्ज में ट्रायल पे सब कुछ डिसाइड होता है। तो ट्रायल आपका, आप जितने अच्छे एडवोकेट लेके जाएंगे उतना अच्छा आपके लिए है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, होप आप सबका प्यार बना रहे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।